प्रदेश और मैं आपके साथ तिशा बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें कि नियुक्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान सीएम ने अभ्यर्थियों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि साल 2017 तक जो उत्तर प्रदेश देश की छठी और सातवीं अर्थव्यवस्था था वो आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट नहीं है, कोई पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की टीम ने जो कार्य किया है और डबल इंजन सरकार का जो लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश जो 2017 तक देश की छठी सातवीं अर्थव्यवस्था थी, आज नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है और देश के किसी भी राज्य की तुलना में सबसे अच्छी आर्थिक प्रगति करने वाला, इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में सबसे अच्छी ग्रोथ के रूप में जो राज्य आज के दिन पे आगे बढ़ रहा है वो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देता हुआ उत्तर प्रदेश है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतारने के लिए किए जाने वाले रिफॉर्म में अग्रणी उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के युवा के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने आज के दिन पे कोई पहचान का संकट भी नहीं है। आज तो आप देश के अंदर कहीं जाएंगे तो कहीं भी जाते हैं तो आपके सामने अब पहचान का संकट नहीं होता। लोग आपको शक की निगाहों से नहीं देखते, बल्कि 7 वर्ष में ये तस्वीर बदली जा सकती है। कुछ ही वर्षों में हम लोगों ने तस्वीर को बदला है। आज आप कहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे तो लोग आज सम्मान की निगाह से देखते हैं, सम्मान देते हैं और ये सम्मान आसानी से नहीं मिला। इसके लिए प्रयास करने पड़े। उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन की टीम को, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के साथ मिलकर के, और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता को कि उन्होंने विश्वास करके बराबर अपना आशीर्वाद दिया और उसका परिणाम क्या रहा कि हम लोग कठोर से कठोर निर्णय भी लेते रहे। जनता का समर्थन था, सहयोग था, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश की पहचान को बनाना था और उस पहचान को आज जिस स्तर पर हम उठा करके लेके गए हैं, आज उसी का परिणाम है कि देश के अंदर आपको सम्मान मिलता है। कहीं आप जाएंगे लोग अच्छी निगाहों। और आगामी विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी की नीतियों और तैयारियों के बारे में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रीय लोकदल में आज कई पदाधिकारियों को, जिसमें समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या फिर जो है कांग्रेस हो, आज सदस्यता ली है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं त्रिलोक त्यागी, जब उनसे बात करेंगे। सर, आज कौन कौन से पदाधिकारी शामिल हुए हैं राष्ट्रीय लोकदल में और क्या जो है जो आज पत्रकार वार्ता है उसका उद्देश्य क्या था? देखिए, मेन तो ये है कि लोकदल आगे बढ़ रहा है और दिल्ली में जयंत चौधरी जी हैं या राम आशीष राय जी हैं, इन दोनों के नेतृत्व में प्रदेश पार्टी प्रगति कर रही है। हमारे अभिषेक राज कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो उदित राज जी हैं, उनके छोटे भाई के लड़के हैं। कालीचरण जी एमएलए रहे हैं जनता दल से, वो आए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी आए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश के पिछड़ा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी हैं। बहुजन समाज पार्टी के सागर साहब प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य वो आए हैं। कुशवाहा जी हैं। हमारे पास जो कमेरा वर्ग है वो हमारे साथ ज़्यादा जुड़ रहा है। किसान मजदूर सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम उनको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उपचुनाव भी चूंकि अभी डेट अभी निर्धारित नहीं हुई है, क्या रहेगी उसमें अहम भूमिका राष्ट्रीय लोकदल? देखिए, उसमें राष्ट्रीय लोकदल ने तय किया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सब जगह जाएंगे। अभी ये झांसी से शुरू कर रहे हैं। झांसी में 16 तारीख को एक प्रोग्राम कर रहे हैं, वहाँ सारे बुंदेलखंड के लोगों को बुलाया और उसके बाद ये 10 की 10 विधानसभा में जाएंगे और उन विधानसभाओं में अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके वहाँ बूथ कमेटी बने, वहाँ पूरी तैयारी हो और एनडीए को जिताने की तैयारी के लिए इनको निर्देशित कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष को कह दिया गया कि आपका काम है एनडीए जिताना। कौन सिंबल कहाँ होगा ये सवाल नहीं है। आप पूरे प्रदेश के नेता हो, आप पूरे प्रदेश भर में एनडीए को जिताने के लिए काम करेंगे। वो ये शुरू कर रहे हैं, वो जा रहे हैं।
ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे त्रिलोक त्यागी, जिस तरीके से बताया कि आज कई पदाधिकारियों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, सभी ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली है और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही जो उपचुनाव में 10 विधानसभा सीटें हैं उनको मजबूत करने के लिए ग्राउंड स्तर पर वो सभी लगेंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ में अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं दूसरी ओर उन्नाव में संक्रामक रोगों से बचने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कमर कस ली है, जिसको लेकर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को निर्देश देते हुए कहा कि जांच और इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। और इसी को लेकर जनता टीवी ने उन्नाव के सीएमओ से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवा देते हैं। जनित रोगों में बढ़ावा हुआ है। जिला अस्पताल में बहुतायत में पेशेंट्स जो है वो भर्ती हो रहे हैं। सीएमओ के द्वारा निर्देशित भी किया गया है डॉक्टर्स को, लगातार जो मरीज भर्ती हो रहे हैं उनको मॉनिटर भी किया जा रहा है। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ उन्नाव जनपद के सीएमओ सत्यप्रकाश जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। सर, इस समय बहुतायत में पेशेंट्स आ रहे हैं जिला अस्पताल में जो कि मच्छर जनित और संक्रामक रोगों से प्रभावित है, किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं जो भी प्रभावी कदम है? वर्षा के मौसम में अक्सर जल जनित, दूषित खाद्य पदार्थ जनित एवं वेक्टर जनित बीमारियाँ बहुत आयत में होती हैं। इस समय हम देख रहे हैं डायरिया के साथ साथ फीवर, डेंगू केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, सब केसेस निकल रहे हैं। इसके लिए पर्याप्त निर्देश दे दिए गए हैं। डायरिया नियंत्रण के लिए स्टॉप डायरिया कैंपेन जनपद में 31 अगस्त तक चल रहा है। 5 साल से छोटे सभी बच्चों को जो डायरिया से पीड़ित हैं उनको ORS और जिंक की टैबलेट दी जा रही है और सभी फीवर के मरीजों की जांच कराने के लिए कहा गया। सबकी मलेरिया जांच की जा रही है और सबकी अगर कोई हाई फीवर है, डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं तो उनकी एलाइसा जांच कराने के निर्देश दिए गए। और ये भी निर्देश दिए गए कि अगर कहीं कोई डेंगू केस मिलता है तो उसको 24 घंटे के अंदर वहाँ की निरोधात्मक कार्रवाई प्रत्येक दिशा में करा ली जाए, जिससे हम इनको बीमारियों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ये हमारे साथ मौजूद थे जनपद उन्नाव के जो सीएमओ हैं सत्यप्रकाश जी, जिनके द्वारा लगातार जो भी पेशेंट्स भर्ती हो रहे हैं जिला अस्पताल में उनको मॉनिटर किया जा रहा है, प्रभावी कदम उठाया जा रहा है जिससे कि जो भी पेशेंट्स हैं उनको समुचित इलाज मिल सके। मैं जनता टीवी चैनल के लिए चैतन्य त्रिपाठी, उन्नाव। कोलकाता की घटना को लेकर केजीएमयू में लगातार हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। मेडिकल कॉलेज के ओपीडी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सभी परिसरों में जब तक महिला डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। 8 अगस्त की रात कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर रेजिडेंट महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी और फिर उसके बाद उसकी हत्या के विरोध में पूरा देश है। लेकिन पूरे देश के प्रमुख अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट पर हैं, लगातार हड़ताल पर हैं। लखनऊ का ये मेडिकल कॉलेज जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। जो डॉक्टर्स हैं वो मांगों को लेकर और महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने को मांग को लेकर सड़कों पर हैं। यहाँ पर एक बड़ी संख्या में डॉक्टर्स यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं और जो प्रोटेस्ट है आज उसका दूसरा दिन है। लगातार यहाँ के डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर हैं। आप लोग प्रोटेस्ट पर हैं, मांग क्या है? हमें चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और गार्ड्स हर जगह तैनात होने चाहिए। बेसिक सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो रेसिडेंट्स है वो सेफ होने चाहिए। ये मेडिकल कॉलेज के लिए है या फिर जो कोलकाता की जो लेडी डॉक्टर थी उनके लिए क्या मांग की जा रही है? जो इंसाफ की मांग की जा रही है, सरकार कह रही है कि वहां पर गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं, जो आरोपी था उसको पकड़ा भी गया है। देखिए, हमें पुख्ता इंसाफ चाहिए। जब आपको पता है कि आरोपी कौन है तो उस पर शिक्षा क्यों नहीं हो रही है? 10 दिन बाद आया के कड़ा यार आ गया घर बैठे, अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। रूम हो जो गार्डेड हो, जिसमें गार्ड्स हो और हमारी प्रोटेक्शन के लिए पहले से इंतजाम किया जाए। जो भी हमारे यहाँ पे जिनको भी ड्यूटी लगती है, नाइट ड्यूटी लगती है, उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए। तो वही मांगे हमने यहाँ रखी हुई है। अभी दूसरा दिन हो गया है प्रोटेस्ट का, क्या सीबीआई जांच की भी मांग आप लोग की तरफ से की जा रही है इस पूरी केस? जो मांगे पूरे दुनिया में मेडिकल कॉलेज वाले कर रहे हैं वही मांगे हम लोग भी कर रहे हैं। देखिए, जो महिला डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह की वो घटना हुई
रात के 2 बजे के बाद शिफ्ट खत्म होने के बाद जब वो महिला डॉक्टर को कोई आसपास, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में वहां पर भी कोई उसके लिए रहने का इंतजाम नहीं था, इसीलिए वो एक सेमिनार हॉल में जाकर सोने के लिए गई थी जहां पर इस तरह की घटना हुई। फिलहाल जो महिलाएं आप देखेंगे, जो लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, वो उनकी तादाद ज्यादा है, क्योंकि बात सिर्फ उस घटना की नहीं, बात इस पूरे सुरक्षा की है और उस सिस्टम की है जहां पर ये महिला डॉक्टर्स लोगों की मदद के लिए, लोगों को इलाज देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इमरजेंसी में जो ड्यूटीज लगती हैं वो कई कई घंटे की शिफ्ट हो जाती हैं और उसके बाद जब वो अपने निवास यानी कि अपने रूम पर जाती हैं, वहां पर सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट में हैं, ये जो है जो रात की शिफ्ट होती है, आना जाना, इसमें किसी तरह की कोई मांग है आप लोगों के लिए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या बाहर में आप जा रहे हो? मैं यही कहना चाहूंगी कि वर्क प्लेस पे और हमारे हॉस्टल्स पे गर्ल्स के लिए सेफ्टी थोड़ी इंक्रीज कर देनी चाहिए कि इस तरह का कांड दोबारा ना हो। आप लोग कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में भी होंगे, वहां पर नाइट शिफ्ट कभी कभी लगती होगी, रात में जाते टाइम आप लोग को डर लगता है अपने हॉस्टल तक जाने का? लगता ही है क्योंकि यहाँ पूरा अंधेरा होता है। थोड़ा सेफ्टी रोड्स पे और हमारे कैंपस में और वर्क प्लेस पे दोनों जगह होनी चाहिए। क्या ये भी एक सवाल है कि जो आपकी ड्यूटीज जहाँ पर है, क्या महिला के हॉस्टल या जो छात्राएं हैं उनके हॉस्टल करीब होने चाहिए ताकि वो शिफ्ट पूरी करके अपनी जगह पर आसानी से जा सकें? इससे ज्यादा बेटर है कि पूरे रास्ता सेफ होना चाहिए, क्योंकि हम हर जगह सब कुछ करीब कर देंगे तो पेशेंट्स को ज्यादा दिक्कत होगी। हम लोग सबको कॉपरेशन मांगते हैं कि संस्थान और जो पेशेंट्स भी हैं सब कॉपरेटिव हो, रिस्पेक्टफुल हो। जो जनता काम कर रही है, यूजीस काम कर रहे हैं, पीजीस काम कर रहे हैं, तो सेफ्टी ज्यादा इंक्रीज हो पाएगी। सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, महिला की सुरक्षा, जिसके दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं और उस दावे में कितनी सच्चाई है ये आपको उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पर लगातार इस बात की मांग हो रही है कि मेडिकल कॉलेज जैसे संस्थान, यानी कि जो टॉप क्लास ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पर मेडिकल की पढ़ाई होती है, बड़ी दूर दूर से यहाँ पर छात्र छात्राएं आते हैं, यहाँ पर अलग अलग प्रदेशों के छात्र छात्राएं हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। फिलहाल जिस तरह की घटना कोलकाता में हुई उसको लेकर यहाँ पर छात्र छात्राएं जरूर प्रोटेस्ट में हैं, लेकिन वो मांग भी कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हो या आसपास के जो संस्थान है वहां पर सुरक्षा पुख्ता की जाए, खासकर महिला डॉक्टर्स की जो नाइट शिफ्ट के बाद अपने हॉस्टल को जाती हैं उनके लिए सुरक्षा का पूरा माहौल तैयार किया जाए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। और सियासी तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उपचुनाव की परीक्षा, कौन होगा पास? चुनावी तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी? उपचुनाव, योगी सरकार कितनी तैयार? अखिलेश राहुल की जोड़ी फिर दिखाएगी कमाल? चुनाव दर चुनाव मिल रही जीत के बाद उत्साह के घोड़े पर सवार बीजेपी को 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में खराब नतीजों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है। अब दोनों ही दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। किस विधानसभा सीट पर किन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी? मीरापुर सीट पर अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक को मिली जिम्मेदारी। कुंद्रकी विधानसभा सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को मिली जिम्मेदारी। गाजियाबाद सीट पर सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी। खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप चौधरी को मिली जिम्मेदारी। करहल सीट जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजील पाल सिंह को मिली जिम्मेदारी। सिसामऊ सीट सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को दी गई जिम्मेदारी। फूलपुर सीट
राकेश सचान, दयाशंकर सिंह को मिली जिम्मेदारी। मिल्कीपुर सीट सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा को मिली जिम्मेदारी। कटहरी सीट स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। मंझवा सीट अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगा। हालांकि उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी डील फाइनल मानी जा रही है। हालांकि इन दोनों पार्टियों की तरफ से अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। फिर भी माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही उपचुनाव में उतरेगा। इस आधार पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 10 सीटों में से सपा 8 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है, तो वहीं बीजेपी के विजय रथ को झटका लगा है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी का मैजिक बरकरार रहेगा या बीजेपी उस मैजिक को खत्म कर पाएगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। प्रतापगढ़ में सड़क पर बैठी गाय से बाइक सवार की मौत बनी चर्चा का विषय। घटना को लेकर ग्रामीणों में हो रही तरह तरह की चर्चाएं। आगरा में नाले का पानी खेतों में आने से फसल हुई बर्बाद। किसानों ने ठेकेदार पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रशासन से की मुआवजे की मांग। जालौन में हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनेगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। झंडा बनाकर महिलाओं को मिलेगा रोजगार। प्रति झंडे के हिसाब से 20 रुपए किए जाएंगे भुगतान। अलीगढ़ में रिक्शा चालक को छुड़ाने पहुंचे किसान यूनियन पदाधिकारी। मोबाइल चोरी के आरोप में थाने में था बंद। पुलिस और यूनियन में हुई नोकझोंक। अलीगढ़ के एमयू में प्रदर्शन। छात्रों ने निकाला प्रोटेस्ट मार्च। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग। रायबरेली में गुंडा टैक्स वसूली को लेकर हंगामा। दबंगों ने ऑटो चालक से की जमकर मारपीट। ऑटो चालकों ने प्रदर्शन कर अवैध वसूली को बंद करने की उठाई मांग। भदोही में चोरों के हौसले बुलंद। मंदिर दान पात्र से लाखों की चोरी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोलकाता की घटना को लेकर लखनऊ केजीएमयू में हड़ताल जारी। ओपीडी पूरी तरह से ठप। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू। रायबरेली में दबंगों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश को लेकर जान से मारने की कोशिश। मारपीट का वीडियो वायरल। बदायूं में घरेलू विवाद को लेकर की फायरिंग। 2 लोग गोली लगने से घायल। जिला अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। रायबरेली में युवक की हत्या का मामला। पुलिस ने 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आपसी कहासुनी को लेकर की हत्या। सहारनपुर में पुलिस पर नशा तस्करों ने किया हमला। तस्करों को पकड़ने गई थी पुलिस। मारपीट और तोड़फोड़ का वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर में दंपति ने गंगा में डूबकर की आत्महत्या। पति का मिला शव। पत्नी की तलाश जारी। लेनदारों का न चुका पाना बताया जा रहा कारण। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली ने मचाया कहर। 4 महिलाएं, एक मासूम झुलसे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी।
महोबा में जीआरपी पुलिस का सर्च अभियान जारी। 15 अगस्त को लेकर लिया जायजा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट। अलीगढ़ में मंगलेश्वर महादेव मंदिर में हुई महाआरती। मंदिर प्रांगण में शिव के जयकारों की गूंज। हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। मुजफ्फरनगर में NH-58 पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला। मौके पर पति पत्नी की हुई मौत। जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में युवक ने महिला से की मारपीट। जान से मारने की दी धमकी। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। बिजनौर में 2 कावड़े नहर में डूबे। एक का शव हुआ बरामद। दूसरे की तलाश जारी। और इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।